नमस्ते। आज मेरे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी फिर से एक बार हम लोगों की पाठशाला में कुछ समझाने के लिए और हम लोगों के छोटे-छोटे जो अ, मन में शंकाएँ रहती हैं उसका समाधान के लिए। प्रोफेसर साहब, एकदम से अडानी जी के उसमें रोज़ खुलासे आ रहे हैं। खुलासे तो रोज़ आ रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ रोज़ आ रहा है। कभी अडानी जी जिसके लिए कहते हैं कि मैंने तो यहाँ से शेयर छुड़वा लिए थे, वो बैंक कहता है कि नहीं, इन्होंने कुछ नहीं छुड़वाए थे। जैन साहब कहते हैं अमेरिका से पता लगता है कि उन्होंने $2 बिलियन इनको दिया बेल आउट पैकेज, जिससे अडानी के शेयर बिल्कुल भागने लगेंगे। तो वो 1600 कुछ ₹7 का शेयर था जिस समय उन्होंने बेल आउट पैकेज दिया। वो बीच में घूम-घाम के 2000 2100 घूमा, लेकिन फिर वो 1604 पे आ गया, उस समय से कम पे आ गया। ये अडानी पे ज़रा नया-नया जो कुछ हो रहा है और जिससे आप हमको और आपको सबको लग रहा है कि वो फंदा कसता जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताते हैं प्रोफ़ेसर। देखिए आनंद जी, वास्तविकता में कोई कितना भी बेल आउट पैकेज दे दे, कोई कितना भी पैसा दे दे, अब ये शेयर प्राइसेस का गिरना तो रुक ही नहीं सकता। उसका कारण ये है, देखिए इसकी वजह से पूरा इंडियन मार्केट आज की तारीख में सेल ऑन राइज मार्केट हो गया है। एक होता है कि जब मार्केट गिरे तो खरीदने के मौके मिलते हैं। आज की तारीख में जो मार्केट है वो है कि सेल ऑन राइज, जब भी मार्केट बढ़े तो बेच के निकल जाइए। तो ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उन लोगों को जो एग्जिट करना चाहते हैं। अगर वो एग्जिट करना चाहते हैं 100 रुपए में और 102 रुपए प्राइस होता है तो वो बेच के निकल जाएंगे। कब तक आप परचेज करेंगे? आप $2 बिलियन क्या $5 बिलियन भी डाल देंगे, और कौन डालेगा? ये स्मॉल इन्वेस्टर डालेंगे या एचएनआईज डालेंगे या म्यूचुअल फंड्स डालेंगे? ये कौन डालेगा? और फिर क्या सेबी का रूल इससे इफेक्ट नहीं होगा? तो ट्रांजेक्शन जो होना चाहिए, जो खरीद फरोख्त होनी चाहिए, वो रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर होनी चाहिए, प्रोमोटर्स की नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये बेल आउट पैकेज है तो इटसेल्फ इज ए बिग फ्रॉड। आप शेयर खरीदने के लिए पैसा अगर दे रहे हैं तो हर्षद मेहता और केतन पारीक वाला केस हो गया। माने आप इसका माने आर्टिफिशियली शेयर प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं, तो बाकी पैसा कहां गया, क्या हुआ, वो अलग मुद्दा है। असली मुद्दा यह है कि अगर जैन साहब स्वीकृत कर रहे हैं कि मैंने बेल आउट पैकेज शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट करने के लिए दिया है, इट इटसेल्फ इज ए क्राइम। तो देखिए वास्तविकता में ये इशू जो है अब इतना इंटरनेशनल इशू बन गया है। हिंडनबर्ग ने कहा कि बिगेस्ट फ्रॉड है, आज तक ऐसा फ्रॉड हिंदुस्तान में नहीं हुआ होगा। फिर उसके बाद अब आपका जो कहा गया कि साहब ये जो इशू जो जनरल ने कहा, जो वहां के उन्होंने कहा कि साहब ये जो स्थिति है इसमें पूरे हवाला रैकेट्स हैं, इसमें शेल कंपनीज हैं जो आपकी टैक्स हेवेंस हैं, वहां से पैसा आया, एक अदानी जी की कंपनी ने दूसरे को लोन दिया, उसने एसेट्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर खरीदे, वहां पे इन्वेस्टमेंट किया। तो देखिए वास्तविकता में सब कुछ गोलमाल है। देखिए एक चीज आपने सुनी है, चाहे नेशनल हेराल्ड का केस हो, चाहे किसी पे भी अगर ये चार्ज लगाना चाहते हैं और ईडी को लाना चाहते हैं, क्योंकि सीबीआई के केस में तो आपको बेल मिल सकती है, ईडी के केस में तो बेल भी नहीं मिल सकती आसानी से, और जज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो आपको बेल देता नहीं। हर चीज में मनी लॉन्ड्रिंग ले आते हैं। अब अनिल देशमुख के केस में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ही नहीं था, वो तो एक आरोप था जो एक्यूज ने लगाया था। नेशनल हेराल्ड में तो सब पेमेंट चेक से हुआ है, और जहां वो पैसा लगा है वो तो सिक कंपनी में लगा है, और उस सिक कंपनी में कंपनीज लॉ के जिस एक्ट के तहत पैसा लगाया गया उसमें ना वो एसेट बेच सकते हैं, ना पैसा डिविडेंड की तरह ले सकते हैं। तो वहां मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो गई? मनी लॉन्ड्रिंग का तो सबसे बड़ा केस ये है, हवाला ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ा केस तो ये है। हवाला होता क्या है? हवाला ये होता है कि आपने यहाँ ब्लैक मनी जनरेट किया, उसको विदेश में टैक्स हेवेंस में भेजा, टैक्स हेवेंस में एफडीआई के माध्यम से उसको ले आए, यही तो हवाला होता है, यही तो मनी लॉन्ड्रिंग होता है। तो ब्लैक मनी को व्हाइट में करना ही तो मनी लॉन्ड्रिंग है। अगर सब लोग ये कह रहे हैं, अगर सब लोग ये कह रहे हैं कि इसमें हवाला भी हुआ है, तो मनी ये एफडीआई जो है फेक एफडीआई है, ये टैक्स हेवन से आया हुआ है, मॉरिशस से आया हुआ है, मॉरिशस जहां से पैसा आया हुआ है वहां ना कोई एम्प्लॉय है, ना वहां कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, तो ये तो पता चलाना चाहिए ना पैसा आया कैसे, किसका पैसा है ये। अगर वही अडानी जी का पैसा है जो यहां से पॉलिटिशियंस का गया है, फिर वो सिंगापुर गया है, दुबई गया है, मॉरिशस गया है, बहमास गया है, जहां भी गया है, टैक्स हेवेंस में गया है, और वहीं से लौट के एफडीआई के माध्यम से आ गया, फिर आपने अखबारों में छपवा दिया कि साहब इतना एफडीआई का पैसा आ गया। वो एफडीआई का पैसा थोड़ी है, वो तो हवाला का पैसा है, वो तो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है।
जी, नहीं प्रो साहब, ये जो मैंने अभी देखा कि राहुल गांधी ने अब बहुत फोकस कर लिया है, शार्पली फोकस। वो अब पौने 2 लाख और 2 लाख करोड़ की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं 20,000 करोड़ जो आया वो कहां से आया, वो बिल्कुल। और मेरे ख्याल में उन्होंने इसलिए किया है कि उनको लगता है कि भाई उनसे पूछा जाएगा कि वो दो, इसके सबूत दो, तो उसके लिए शायद उनके पास पर्याप्त कागज हैं। इसीलिए वो बार बार एक ही बात को रट रहे हैं कि ये 20,000 करोड़ किसके हैं, इसका जवाब चाहिए। तो मतलब वो इशू तो लार्जर है, लेकिन वो 20,000 करोड़ पे क्यों अटक गए हैं? नहीं देखिए, ये तो सबूत राहुल गांधी से भी नहीं मांगा जा सकता कि सबूत दो कि ये पैसा जो है या हवाला का है या मनी लॉन्ड्रिंग का। ये सबूत तो पीएम मोदी साहब भी नहीं दे सकते, अडानी जी भी नहीं दे सकते कि ये पैसा जेन्युइन पैसा है और व्हाइट मनी है। ये तो कोई सबूत तब तक नहीं दे सकता जब तक जांच ना हो। भाई आप बिना जांच के, आपके पास कोई दैवीय शक्ति तो है नहीं, आप परमेश्वर तो है नहीं, या आप कहें कि साहब ये व्हाइट मनी है, इसमें कोई गलत नहीं हुआ है, या आप ये कह सकें कि इसमें ब्लैक मनी है और इसमें हवाला ट्रांजैक्शन है। ये तो पता तभी चलेगा ना जब से जांच होगी। अच्छा, ये अडानी साहब कोई देश तो है नहीं और देश से बड़े भी नहीं है। रामलिंगा राजू जेल में रहे, बहुत साल रहे, अभी भी शायद जेल में है, और 10-12 साल हो गए, 15 साल हो गए। तो प्रश्न ये है कि अगर कोई दोषी है और उस पर आरोप लग रहे हैं तो कोई कैसे सिद्ध करेगा बिना जांच के? अब कोई राहुल गांधी कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी थोड़ी है। अच्छा, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, मान लीजिए वो वॉल स्ट्रीट जर्नल है या वो हिंडनबर्ग है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या सिटी बैंक है, क्रेडिट स्विस है, कोई भी है, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ हुआ है तो उन पे भी मानहानि कर दो, उन पे भी डिफेमेशन, चलो डिफेमेशन ही कर दो आप इंटरनेशनल में कोर्ट में ये जितनी जर्नल्स लिख रहे हैं और जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं कि अडानी की, अगर आपको पता है कि अडानी के केस में कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, उन पे डिफेमेशन कर दो ना। राहुल गांधी पे डिफेमेशन क्या कर रहे हो? जी जी जी, नहीं तो असल में देखिए ये बहुत स्पष्ट होता जा रहा है कि रामालिंगा राजू साहब मनमोहन सिंह के साथ नहीं घूमते थे या मनमोहन सिंह उनके साथ नहीं घूमते थे। तो वो उसको मैं इसलिए नहीं कंपेयर कर रहा हूं, यहां तो चीजें और हैं। अच्छा, मैं एक चीज और जरा बताइए, एक नया ये आ गया है कि अभी तक तो LIC, SBI ये सब सुन रहे थे, अब ये पता लग रहा है कि PF और EPF के पैसे भी इसमें लगाए गए हैं हमारे अडानी जी के खातेदारी में। ये क्या मसला है, इसको जरा समझा देते। नहीं देखिए आनंद जी, ये समझिए आप, जो आपने सरकारी म्यूचुअल फंड से पैसे लगवाए, जो आपने LIC से लगवाए, जो SBI से लगवाए, वो एक मुद्दा था। फिर आप अब कह रहे हैं कि EPF के भी पैसे उसमें लगे। इसका माने प्रोविडेंट फंड में जो लोग पैसा लगाते हैं ये सोचते हैं कि 8-9-10% का रिटर्न मिल जाएगा, जो कि एक अच्छा रिटर्न है उसमें। अब एक और नई चीज है, वो मैं ऐड करता हूं, वो है न्यू पेंशन स्कीम। ओ भाई, ओल्ड पेंशन स्कीम में तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पैसा मिलता था, प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता था और पेंशन मिलती थी। अब आपने 2004 से पेंशन तो खत्म कर दी। अब उनका जो भी पैसा है वो कंट्रीब्यूशन देते हैं, आप कंट्रीब्यूशन देते हैं, और वो शेयर मार्केट में और डेट मार्केट में जाता है। तो अगर न्यू पेंशन स्कीम का पैसा भी अडानी की कंपनियों में गया है और अगर वो पैसा डूबा तो 10% का रिटर्न कैसे मिलेगा? और केवल अगर अडानी की कंपनी में नहीं गया, और भी कंपनियों में गया है, और अडानी की कंपनी के इस व्यवहार की वजह से सारे शेयर मार्केट में गिरावट 10% की आ जाती है, तो 10% का रिटर्न आप कैसे देंगे? इसका मतलब केवल EPF के माध्यम से धोखा नहीं हो रहा है, न्यू पेंशन स्कीम के माध्यम से भी धोखा हो रहा है। देखिए, जजमेंट गलत कोई मैनेजिंग डायरेक्टर या जनरल मैनेजर ले सकता है, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि अगर प्राइवेट म्यूचुअल फंड पैसा नहीं लगा रहे हैं और केवल सरकारी म्यूचुअल फंड लगा रहे हैं, इसका माने चीजें साफ हैं कि प्राइवेट म्यूचुअल फंड ने ड्यू डिलिजेंस की है, उन्होंने अडानी में निवेश नहीं किया। मैंने अडानी में निवेश नहीं किया है, मेरे जितने भी जानकार लोग हैं अडानी में किसी जो निवेश करते हैं उन्होंने भी नहीं किया है। वो इसलिए नहीं किया है कि उन्हें पता है कि अडानी की कंपनी में हेराफेरी हो रही है, और हम लोगों को पहले से पता है। अब जो लोग ये सट्टेबाजी करते हैं कि बढ़ेगा, बेच देंगे, निकल जाएंगे, कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो वास्तविकता में $2 बिलियन नहीं, अगर $50 बिलियन भी आप डाल देंगे जी, तो भी जैसे ही आप उसको मार्केट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लोग अपने सारे शेयर बेच देंगे। फिर तो म्यूचुअल फंड भी बेचना शुरू कर देंगे अपनी जान बचाने के लिए, LIC भी बेचना शुरू कर देगी। जब सब बेचना शुरू कर देंगे तो कहां तक आप उसको रोक पाएंगे? जी जी जी, मैं एक चीज और समझना चाह रहा था, क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा ग्रे एरिया इसलिए हो जा रहा है
कि जो मीडिया में जो लोग आके बैठ के बात करते हैं सरकार के पक्ष में, वो बार-बार एक चीज कह रहे हैं कि नहीं सरकार ने तो जांच समिति सुप्रीम कोर्ट की बनाई थी, सरकार ने तो जांच समिति बनाई थी। और जितना मैं समझ पाया हूं, सरकार अब जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच समिति बनाई है जो बेसिकली मार्केट रेगुलेटर ने कहीं कोई को देख रही है, कि उनसे पूछ रही है कि आपने कहीं गलती हुई है, आपसे कोई वो हुआ, उसको वो जांच समिति जो आरोप लगे उस पर नहीं, इसको जरा एक बार फिर से क्लियर कर देते प्रोफेसर अखिल, क्योंकि ये एक बहुत ऐसा विषय है। नहीं देखिए आनंद जी, उसमें मेरा थोड़ा सा विचार जो है थोड़ा सा लगे, अगर सेबी की कार्रवाई पे भी ये कमेटी मान लीजिए एनालिस करती है, इसको एनालाइज करती है, सेबी का रोल क्या है अगर सही में करती है, अगर इसको सत्य निष्ठा से करती है, सेबी का रोल क्या है? सेबी का रोल ये देखना है क्या उसके इस रूल के तहत कार्य हुआ कि 25% शेयर होल्डिंग प्राइवेट स्मॉल इन्वेस्टर्स के पास होनी चाहिए। अगर इसको रजिस्ट्रार ऑफ जो इन कंपनी का जो रजिस्ट्रार है जिसके पास सारी सूचनाएं होती हैं, अगर ये कमेटी जाके उनसे पूछती है कि सारे हमें इन्वेस्टर्स के नाम बताओ, एड्रेसेस दो, कितने शेयर्स हैं बताओ, फिर उसको फिजिकली वेरीफाई सैंपलिंग बेसिस पे करती है, और अगर ये पता चलता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स फेक हैं और अडानी जी का ही पैसा उसमें लगा हुआ है, तो सेबी ने जो काम किया वो ठीक नहीं किया। अगर सेबी का रूल ये कहता है कि कोई भी शेयर्स को अगर प्लेज करता है प्रमोटर तो उसकी सूचना सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को देगा, अगर वो सूचना नहीं दी वायलेशन हो गया, ग्रेव वायलेशन हो गया। अगर ये पता चलता है सेबी का काम ये है शेयर प्राइसेस को बढ़ाना घटाना, बढ़ने घटने में हस्तक्षेप करना सेबी का जिम्मेदारी नहीं है। सेबी की केवल जिम्मेदारी यह है कि क्या आर्टिफिशियली मैनिपुलेट किया जा रहा है। अगर ये जैन साहब कह रहे हैं कि मैंने $2 बिलियन का बेल आउट दिया था, इसका मैंने मैनिपुलेट किया जा रहा था, ये तो प्रूव हो गया ना। जैन साहब को सम्मान कर ले ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। अच्छा दूसरी बात आनंद जी आप खुद बताइए, मान लीजिए मुझसे कहे कोई कि साहब आपके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी साहब होगी, मैं कह रहा हूं यार सीबी नहीं तुम इंटरपोल की करा लो। भाई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अगर बन गई और इंक्वायरी कर रही है तो बाकी इंक्वायरीज में क्या समस्या है? जहां देश की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, जहां देश के ऊपर कभी कोई जर्नल निकाल देता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन निकाल देता है, कभी अमेरिकन प्रेसिडेंट कुछ उनके रिप्रेजेंटेटिव बोल देते हैं, कभी यूएनओ के रिप्रेजेंटेटिव कुछ बोल देते हैं, और उससे ध्यान भटकाने के लिए आप जो है लोगों को, अब बताइए मुरली मनोहर जोशी हो गए या अडवाणी साहब हो गए, ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत साल से नहीं है, उनको कोठियां क्यों मिली हुई हैं? तो राहुल गांधी अगर 6 महीने रह लेते तो क्या परेशानी थी? उनको 1 महीने में खाली करा लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो आपका भेदपूर्ण रवैया है और आपने ठेंगा दिखा रखा है पूरे वर्ल्ड को, और क्या अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो सच है? लेकिन अगर सच भी है मान लीजिए तो कन्फेस कर लीजिए, राम जी ने भी कन्फेस किया था, जेल चला गया था वो। अगर आपका पैसा है, मान लीजिए आपका पैसा है जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, नहीं तो उनपे भी मानहानि कर दीजिए, उनको भी डिफेमेशन में डाल दीजिए। जितने लोग कह रहे हैं कि जांच करा लीजिए सबको डिफेमेशन में अंदर डाल दीजिए। नहीं प्रोफेसर साहब एक चीज समझ लीजिए, मैं इसलिए उनको मानता हूं, अरविंद केजरीवाल साहब की इंटेलिजेंस को वी कैन नॉट क्वेश्चन, बहुत इंटेलिजेंट। ये सारी बातें वो विधानसभा के अंदर बोलते हैं क्योंकि वहां उनकी वो प्रिविलेज है, वो बाहर ही नहीं ठीक भी करते हैं। अच्छा वो बोलते हैं आजकल नया कानून आ गया है कि सारी चीजें एयर होंगी, मतलब लाइव जाएंगी बाहर, उसके यूट्यूब बन जाते हैं और वो हम और आप लगातार उसको देखते रहते हैं। टेक्निकली ही क्या उनके ऊपर कोई मानहानि, कोई एफआईआर नहीं हो सकती है। अच्छा मैं एक चीज और जरा आपसे पूछ लूं, एक बड़ा एक नया और भी बात चल रही है और जो थोड़ी खतरनाक है देश के लिए। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये जांच हो रही है तो अडानी जी की कंपनी में चीन के व्यापारियों का भी पैसा लगा है। अब ये थोड़ी देश की सुरक्षा के साथ भी इसकी रिलेशनशिप है। जो लोग इतना राष्ट्र प्रेम करते हैं, उन वो इसकी जांच कराने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? क्योंकि अगर चीन के व्यापारी जिनका इंटरेस्ट अडानी की कंपनी में, ये इस पे जरा थोड़ी से हम लोग को बता देते। नहीं आनंद जी देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जांच कराने से इसलिए कतरा रहे हैं, जो केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर कहा वो सच है। भाई जांच, अगर आप पाक दामन साफ हैं, जैसे ये लोग सत्ता पक्ष वाले भी अपोजिशन से कहते हैं कि भाई ठीक है अनिल देशमुख को जेल ले गए तो क्या परेशानी है, निर्दोष होंगे छूट जाएंगे, वो अलग मुद्दा है, 1.5 साल के बाद छूटेंगे। वो आपके जो दूसरे संजय राउत थे वो 4 महीने के बाद छूटेंगे, 4 महीने तो जेल में रहना पड़ेगा ना। वो चीज यहां क्यों नहीं लागू होती? जांच करा लीजिए, चीनी हस्तक्षेप क्या है, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे उनके छोटे भाई का क्या निवेश था जो बुलडोजर पे चल के यहाँ पे
घूम रहे थे और दिखा रहे थे कि साहब हम आपके साथ हैं। फिर आपके जो इजराइल के महोदय हैं, जिनके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, जो पूरा देश उनके खिलाफ खड़ा हो गया है, वो आपके सबसे बड़े मित्र हैं, तो जांच करा लीजिए ना। जैसे आप अपोजिशन पे गीत पढ़ने पे वो करा लेते हैं जांच, आप किसी आदमी के मुंह से मिसप्लेस हो जाता है उस पर जांच करा लेते हैं, तो अडानी पे तो जितनी एजेंसीज है सब जांच करें। अगर मनी लॉन्ड्रिंग है प्रूव हो जाएगा, नहीं है तो प्रूव हो जाएगा कि नहीं है। उसमें अडानी साहब को कस्टडी में 15 दिन के लेने में परेशानी क्या है? अरे वो अडानी है। नहीं, कैसे अडानी? क्या गुजराती अलग हैं और हम उत्तर प्रदेश बिहार वाले अलग हैं? और क्या इसमें आपको अभी भी कोई गलत फहमी है? बिल्कुल अलग है। वो गुजरात गुजरात है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। किया भाई हमारे यहाँ। देखिए कुछ चीजें प्रोफेसर साहब, मुझे अजीब सी चीज लगती है। मैंने अभी गुजरात के लोगों से, कई लोगों से वो किया, वो सब कह रहे हैं भाई हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे यहाँ धंधाई मुख्य है, वो किसको करते हैं क्या करते हैं। और ये ऐसे लोग जो अदरवाइज मोदी जी के विचारधारा के अगेंस्ट वाले लोग हैं, मेरे ऑन कैमरा बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या वो हम लोगों का धंधा चलता रहे। तो शायद उनके धंधा सर्वोपरि है। हमारे और आपके यहाँ ऐसा है, हम और आप जितने आंदोलित हैं गांधी जी को लेके, आपने गुजरात से कोई आवाज सुनी भाई? मैं इसलिए बहुत बेसिक, ये मैं किसी को कम या ज्यादा तौल नहीं रहा हूं, लेकिन शायद उनकी साइक वो है कि उनको सिर्फ धंधा ही समझ में आता है, और वो पूरे समुदाय का वैसे ही हो गया है। नहीं आनंद जी, देखिए इससे तो मेरा पॉइंट और प्रूव होता है। अगर गुजरात के लोग ये सोचते हैं कि इस प्रकार की हेरा फेरी, मनी लॉन्ड्रिंग, अगर ये सारी चीजें जो हैं, हवाला, ये उचित है क्योंकि धंधे के लिए आवश्यक है, तो पूरे देश वाले ऐसा क्यों नहीं करते? बाकी प्रदेश वाले क्यों नहीं करते? आप बताइए, गुजरात के अलावा कहां हो रहा है ऐसा? अच्छा, दूसरा एक कल्पना कीजिए आप, देखिए अभी तो आप ये सोचते हैं कि साहब हम बिजनेस करते हैं, ये सब चीजें मान्य होती हैं। अगर 2024 में सत्ता बदल गई, मान लीजिए सत्ता बदल गई, 1% मान लीजिए सत्ता बदल गई, तो क्या वो इसी तरह का रुख रखेंगे इन बिजनेसमैन के लिए जिन्होंने हेरा फेरी की है, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिन्होंने हवाला किया है, जिन्होंने शेल कंपनीज बनाई हैं? वो क्या सरकार ऐसे ही काम करेगी? तो उस समय आपका क्या होगा? देखिए हम लोग आनंद जी इसलिए डरते हैं और इसलिए हम लोग राजनीति में पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग अध्यापक लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, हमें राजनीति से क्या लेना देना। क्योंकि अगर किसी सत्ता के बहुत नजदीक आप चले जाएंगे तो जब पलटेगी सत्ता, वो भी तो ईडी रेड कराएगी, फिर वो जेल भेजेगी। तो इसलिए ऐसे काम ही मत करो। हम तो डरते हैं, हम तो भगवान से भी डरते हैं, हम कानून से भी डरते हैं, हम सरकार से भी डरते हैं, और ये बदल ना जाए इससे भी डरते हैं, इसलिए हम लोग कुछ करते नहीं गड़बड़ सड़बड़। और मैं एक और चीज ऐड कर दूं, हम लोग घर में भी कई लोगों से डरते हैं। खैर नहीं, वो मैं भी डरता हूं। मैं एक अंतिम सवाल है, एक बिना कुछ कहे जो होता है ना, विस्परिंग कैंपेन चल रहा है कि हिंडनबर्ग को भी मैनेज कर लिया जाएगा, हिंडनबर्ग को भी मैनेज कर लिया जाएगा। मैंने आज तक नहीं देखा कि विदेश में जो इस तरह की एजेंसीज हैं, उनका एक अपना एजेंडा होता है, उनका एक मतलब बिजनेस होता है, और वो साफ साफ कह रहा है कि हम तो इस बिजनेस में हैं। आपको कहीं लगता है कि ये क्या मैनेज कर लेंगे? ऑलरेडी वो चीजें तो ब्लैक एंड व्हाइट में आ चुकी हैं, रिपोर्ट ब्लैक एंड व्हाइट में आ चुकी है। हिंडनबर्ग का जो जी 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 बोलिए। नहीं आनंद जी, देखिए वास्तविकता में यह है, ये अपने भक्तों को कॉन्फिडेंस देने के लिए कहा जाता है। अब भक्त बेचारे जो हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे धार्मिक विद्वेष फैला दिया, ऊट पटांग की बातें कर ली, मैंने सबकी उसकी क्लिप जो है निकाल के रख ली है अलग। तो अगर सत्ता बदली तो जो हमारा अपमान हुआ है उसका बदला लेंगे ना। अरे जो राहुल गांधी ने कहा उससे 100 गुनी बड़ी बुरी बातें लोगों ने व्हाट्सएप और फेसबुक में की हैं। तो एक मुद्दा तो है अपने भक्तों को अपने साथ बनाए रखने के लिए इनको कॉन्फिडेंस देना, मैनिपुलेट कर लेंगे। अरे अगर करना होता तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज कैसे छाप दिया? अरे उसको भी मैनिपुलेट कर लो, तुम ऐसा है बाइडेन को भी मैनिपुलेट कर लो, तुम ऋषि सुनक को भी मैनिपुलेट कर लो, तुम सबको मैनिपुलेट। अरे यार कम से कम इजराइल में जो तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त बैठा था, जो सारे तुम्हें पेगासस देता है और सारे तुम्हें इक्विपमेंट देता है, उसकी सत्ता को तो मैनिपुलेट कर लेते हैं, वो बेचारा खुद ही परेशान है। जी जी चलिए और नहीं, और उसका तो एक कनेक्शन बहुत लोग वो जो एक चित पावन कनेक्शन विथ यहूदी बताते हैं, वो भी एक अलग विषय है, किसी दिन उस पर भी चर्चा होगी। प्रो साहब ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
क्योंकि अभी बहुत से विषय ऐसे रह गए हैं जो छोटे-छोटे हैं जिसमें आपसे ये चीजें समझते रहेंगे। थैंक यू सो मच।